नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट महारथी। हमारे माहिल्या की नगरी इंदौर में कई ऐसे महारथी हैं जो अलग अलग विधाओं की जानकारी नहीं, उनका कृतित्व भी काफ़ी पहचाना जाता है और उन्हीं में से एक है श्री मिलिंद रणवीर दिघे साहब। मिलिंद जी, आपका ढेर सारा स्वागत है हमारे द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट महारथी में। आप इस शहर के एक महारथी के बतौर पहचाने जाते हैं। आपका कृतित्व सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, खेलों की दुनिया में, सहकारिता के क्षेत्र में, यूँ कहे कि शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी सुना और देखा जाता है। किस तरह अपने जीवन के सफ़र की शुरुआत हुई है? नमस्कार जी। आपने मेरे बारे में बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है। वैसे मैं एक साधारण भारतीय नागरिक हूँ जी। और मुझे कुछ गुणीजनों के साथ बचपन से ही रहने का सौभाग्य मिला, तो कुछ सेवा करने का अवसर भी मिला जी। और मैं आज भी उसको कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से आपने कहा कि मैं एक साधारण हूँ, लेकिन अब आपका साधारण नहीं, आप असाधारण व्यक्तित्व के धनी हो चुके हैं। और जिस तरह से आप उम्र के अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर हो रहे, कहीं ना कहीं समाज के लिए प्रेरणादायी व्यक्तित्व भी बन चुके। कहेंगे कि माता पिता क्या करते थे आपके, किस तरह का आपको संस्कार मिले, किस तरह की आपको सीख मिली और जीवन के उद्देश्य क्या आपने बाल्यकाल में ही तय कर लिए थे? जी, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं एक क्षत्रिय यानी लड़वैया कौम जी में पैदा हुआ, मराठा समाज में। जी। और हम लोगों के पुरखे सब छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर तो होलकर स्टेट तक लड़ते रहे हैं देश के लिए। बिल्कुल। और मेरे पिताजी भी सेना में रहे, मेरे दादाजी भी इंदौर के प्रथम पायलट रहे, कैप्टन शामराव दिघे। बहुत बड़ी बात है। तो बचपन में जो संस्कार माता पिता ने दिए हैं तो उससे सेवा भाव तो जागृत हुआ ही। जी। कर्तव्य अपना करें, अच्छा पढ़ें। जी। और हमारे ज़माने में मतलब जो एक सामान्य शिक्षा मिलती थी जी। उसी हिसाब से जीवन की शुरुआत हुई। बिल्कुल सही कहा। और आपने जीवन की शुरुआत की और वो भी चुनावी क्षेत्र ऐसा जो सेवा का भी माध्यम कहलाता है, भविष्य को संवारने का भी माध्यम कहलाता है, वह शिक्षा का क्षेत्र। किस तरह शुरुआत हुई, किस तरह आपने स्कूलिंग की शुरुआत की और क्या क्या नवाचार आपके एजुकेशन क्षेत्र में देखे जाते हैं? हमारे ज़माने में अधिकतम सरकारी पाठशालाएं हुआ करती थी। बिल्कुल सही कहा। तो इंदौर का जो एक प्रसिद्ध स्कूल है अहिल्याश्रम, जहाँ लड़कियों का स्कूल है वैसे तो वो, पर उस ज़माने में प्राइमरी तक जो है लड़के भी साथ में पढ़ते थे। बिल्कुल। तो जो प्राइमरी में हमारे टीचर थे वो बहुत ही मतलब संस्कार प्रदान करने वाले थे। फिर मिडिल स्कूल, मराठी मिडिल स्कूल में, फिर महाराजा, जहाँ एक ज़माने में एडमिशन लेना बड़ा कठिन होता था, उसमें एडमिशन हो गया तो 12वीं तक वहाँ शिक्षा पाई। होलकर कॉलेज में 1 साल BSc तक शिक्षा पाई, पर पारिवारिक परिस्थितियों के कारण फिर आगे का एजुकेशन मैंने प्राइवेट ही किया। जी। मेरे पिताजी ने विभिन्न प्रकार के कार्य किए। सर्वप्रथम वो द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने भाग लिया, बाद में उनको कमीशन नहीं मिला। फिर वो एग्रीकल्चर, इरिगेशन, फिर होम्योपैथिक के डॉक्टर बन गए। वो विभिन्न काम करते करते रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से वो 1950 से जुड़े और इंदौर के जो प्रसिद्ध रामकृष्ण मिशन स्कूल है उसकी स्थापना में वो एक प्रमुख व्यक्तित्व। बहुत बड़ी बात है। और वहीं से फिर हम लोग या हमारा परिवार शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा और सन 61-62 में पिताजी ने अपना स्वयं का एक स्कूल श्री श्याम स्मृति मंदिर प्रारंभ किया। 68 में 10वीं पास करने के बाद मैं भी उनके साथ जुड़ गया। बिल्कुल। तो वो अंत तक जुड़ा ही रहा, मतलब वहीं 45 साल मैंने अपनी पूरी सेवाएं दी। किस तरह की शुरुआत थी जब आप स्कूलिंग से जुड़े और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े? तो किस तरह कठिन संघर्ष का दौर था वो कि जब बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंचते थे और शिक्षा को लेकर इतना जनजागरण भी नहीं था और लोग सोचते थे कि कोई भी काम कर लेंगे, लेकिन पढ़ाई की ओर किसी का ध्यान नहीं होता। तो किस तरह की मशक्कत करना पड़ी? आप सही कह रहे हैं। मतलब बहुत ही विकट परिस्थिति थी जी। बहुत कम बच्चे स्कूल में जाते थे जी। तो 60s 70s में तो हम लोग घर घर जाते थे, सर्वे करते थे, भाई आपके बच्चे कहीं पढ़ने जाते हैं जी। तो ना ही उत्तर मिलता था। फिर उनको वहाँ से
एक तरीके से पटापुटू के समझा बुझा के भाई आप स्कूल तो भेजो, जी अरे नहीं प्राइवेट स्कूल में तो फीस देना पड़ेगी, जी। तो भाई हम कम से कम फीस लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 3 रुपए में हम नाश्ता भी देते थे बच्चों। बिल्कुल सही कहा। तो आज के बहुत, समय में वो बात जो सरकारें कर रही, जो काम आप करते थे। आज जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, सर्व शिक्षा अभियान और मिल्क मध्याह्न में, भोजन, मध्याह्न भोजन, वो हम लोगों ने 60s कहीं ना 70 कहीं इसकी में शुरुआत और इसका continuous श्रेय शुरू की आप थी। जैसी शख्सियतों को, आप जैसे महारथियों को जाता है कि जो 40 साल बाद सरकारों की सोच बन रही है, वो 4 दशक पहले आपने अपनी सोच बना भी डाली थी और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कर दिया था। और कहीं ना कहीं आज जब हम सुन रहे हैं तो बड़े ही आश्चर्यचकित है कि क्या इस तरह की विचारधारा, इस तरह की सोच, क्या रामकृष्ण मिशन से जुड़ने के कारण, स्वामी विवेकानंद की विचारधारा को आत्मसात करने के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि आपके हमारे सभी के आराध्य कहे जा सकते थे, उनसे बड़ा राष्ट्रभक्त मुझे नहीं लगता कोई और हो सकता है, उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर आपने अपने जीवन को राष्ट्र के प्रति समर्पित किया? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मेरे मतलब यूँ जैसे भारत तो महापुरुषों के खान है, बिल्कुल सही कहा। पर मेरे व्यक्तिगत जीवन में जिनका सबसे ज़्यादा असर कहें या प्रेरणा स्रोत, बिल्कुल सही वो कहा। छत्रपति शिवाजी और स्वामी विवेकानंद। जी तो उन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, इस क्षेत्र में मैं आया। बिल्कुल सही कहा। और समाज सेवा भी आपने लंबे अरसे से करते आ रहे हैं, आज भी सतत सक्रियता आपकी देखी जाती है, सामाजिक कार्यक्रमों में देखी जाती है, विभिन्न समाजों को भी आप जोड़ने का काम करते हैं। खासतौर से आपका एक मुख्य लक्ष्य होता है कि युवाओं को किस तरह से जोड़ा जाए, युवाओं को सही पथ मार्ग कैसे दिखाया जाए। आखिर ये सोच, ये प्रेरणा, ये विचार, ये सीख आपको कहाँ से और कैसे मिली? मैंने बताया ना, छत्रपति शिवाजी बिल्कुल और विवेकानंद जी, जी इन दोनों के जीवन को जब हम देखते जी। हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इन्होंने युवाओं को ही आह्वान किया। बिल्कुल सही कहा। छत्रपति शिवाजी की सेना में भी सब युवा थे जी और स्वामी जी ने भी कहा था मुझे 100 युवा मिल जाएं जी तो मैं इस देश के भाग्य को बदल सकता हूं। तो वहीं से प्रेरणा मिली। बिल्कुल मिलिंद जी, आपने युवाओं को खास तौर से देखा जाए तो इंदौर शहर में अहिल्या की नगरी के मराठी भाषियों को एक विचार देने का एक काफ़ी सराहनीय प्रयास किया, और वो प्रयास किया व्याख्यान मालाओं के माध्यम से। जी। आपने सामाजिक क्षेत्र में काम तो किया, लेकिन आपने सीधे व्यक्ति के मनोमस्तिष्क पर सीधे एक बिप बजाने का काम किया कि कैसे अपने जीवन को सार्थक कर सकते। किन लोगों की व्याख्यान मालाएं आपने उस दौर में, जब आप सक्रिय रूप से, बेहद सक्रिय रूप से आप सामाजिक कार्य किया करते थे? मराठा समाज के माध्यम से हम छत्रपति शिवाजी जयंती बहुत भव्य पैमाने पे मनाते थे। 2-2, 3-3 दिन का कार्यक्रम होता था, जिसमें हमारे मील क्षेत्र के सारे अखाड़े शोभा यात्रा में सम्मिलित होते थे। जी लेकिन व्याख्यान या बौद्धिक के रूप में हम एक और कार्यक्रम आयोजित करते थे, राज्यारोहण समारोह जी और उसमें हम केवल इंदौर के ही नहीं, जी महाराष्ट्र के भी विद्वानों को आमंत्रित करते थे, गुजरात के विद्वानों को आमंत्रित करते थे, शाहिर लोगों को या इतिहासकारों को आमंत्रित करते थे। मतलब प्रसिद्ध इतिहासकार कोल्हापुर के डॉक्टर जयसिंहराव पवार हैं, MS यूनिवर्सिटी की चांसलर हमारी डॉक्टर मृणालिनी राजे पवार, ऐसे कई विद्वानों को हम बुलाते थे जी। और युवाओं को उनसे प्रेरणा मिलती थी। बिल्कुल सही कहा आपने। और शिक्षा के क्षेत्र में आपने एक फिर नवाचार हमने सुना है कि जो आप स्कॉलरशिप बांटते थे, जी। किस तरह का कॉन्सेप्ट था और ये विचार कैसे आया था? असल में हमारा जो समाज है वो मध्यम या निम्न मध्यम वर्ग या मजदूर वर्ग भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में अकाल पड़ता था और वहाँ से लोग यहाँ आके इस्टेब्लिश होते थे, तो थोड़ा सा आर्थिक रूप से बहुत परेशानी होती थी। तो बच्चे पढ़ने या उसमें पालकों को दिक्कत होती थी। तो हमने एक योजना आयोजित की कि हमारी जो सहकारी संस्था थी वहाँ के मेंबरों से, समाज के मेंबरों से हमने धन इकट्ठा किया, दानदाताओं से संपर्क करके, और उसके ब्याज से हमने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप, और आपको केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, कोई अच्छा खिलाड़ी है, कोई अच्छा आर्टिस्ट है, कोई अच्छा स्कॉलर बच्चा है, तो उनको हमने उस समय मतलब अच्छी छात्रवृत्ति देते थे। 5-5 हज़ार रुपये तक हमने प्रोत्साहन राशि दी है उस समय। बेहद सराहनीय कार्य कहलाएंगे कि पहले का दौर ऐसा था कि व्यक्ति पढ़ाई नहीं कर पाने के कारण या शिक्षा के क्षेत्र में मध्यम वर्ग
परिवारों का नहीं पहुंच पाना केवल आर्थिक मंदी कहे या फिर आर्थिक रूप से वो पिछड़ने के कारण वो पढ़ने के प्रति उतने आकर्षित नहीं हुआ करते थे। और आपने इसी को ध्यान में रखते हुए एक और नवाचार किया, कई वर्षों पहले, कई दशकों पहले सहकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और कहीं ना कहीं उन परिवारों को आर्थिक सहायता, आर्थिक रूप से मजबूत करने का कार्य किया। वो कैसे शुरुआत हुई? जी, मैंने आपको शायद बताया नहीं है, मराठा समाज के एक बहुत ईमानदार और सेवाभावी अध्यक्ष हुआ करते थे सरदार माधवराव खटाल जी। और उनके ही बाद श्रीमान रामचंद्र राव चोंडके, डॉक्टर तुलसी अमणापुरकर, ये सब बात उनके साथ पूरी टीम एक बनी सशक्त। तो वो उस माध्यम से, मैं भी युवा था तो उन लोगों ने मुझे भी जोड़ लिया और फिर सहकारिता का क्षेत्र का आंदोलन इतना अच्छा चला और आज भी हमारी संस्थाओं का नाम बहुत इंदौर में, क्या मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि कई वो परिवार जो मुकाम पर नहीं थे वो एक सफलता के साथ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से आपने सहकारिता के माध्यम से उन निर्धन परिवारों की मदद की, आज भी वो परिवार क्षत्रिय मराठा समाज की संस्थाओं को, सहकारी संस्थाओं को लगातार याद करती। आपकी खेलों में बड़ी रुचि रही है, क्या कहना चाहेंगे? कौन से गेम वो खेलते थे? जी, बचपन तो हमारे ज़माने में पढ़ना और खेलना दो ही, ना कोई कंप्यूटर था ना लैपटॉप था, तो दिन भर इसीलिए डांट पड़ती थी कि बहुत ज़्यादा खेलते हो। तो देसी खेल हुए, कबड्डी हुआ, खो खो हुआ, ये तो खेलते ही थे, पर उसके साथ साथ क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, ये 3 खेलों में मैं अपने मतलब प्रादेशिक स्तर तक खेला हूँ। बिल्कुल सही कहा। आज देखा जाता है कि एक खालीपन है। आपके उम्र में आपने जितनी मेहनत की है, चाहे वह सहकारिता का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, या यूँ कहें कि सामाजिक क्षेत्र हो, या फिर खेलों की दुनिया हो, खेलों के ग्राउंड हो, आज आप जैसे लोग युवाओं में नहीं दिखाई देते। कितना खलता है ये बात, कितनी टीस लगती है कि आप जब जवाब हुए थे तो आपने छत्रपति को पढ़ के, विवेकानंद जी को पढ़ के, एक विचार को ग्रहण करके आप समाज के लिए बहुत कुछ करते रहे। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की आपके नेतृत्व में समाज ने की है। लेकिन आज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप जैसे सेवाभावी लोगों की खासतौर से युवा सेगमेंट में कमी। अभी समय कुछ काफ़ी बदल गया है। पहले प्यासा कुएं के पास जाता था, आज ज़रूरत है कुएं को प्यासे के। हमें युवाओं के पास जाना पड़ेगा, उनको समाज का महत्व समझाना पड़ेगा, राष्ट्र का महत्व समझाना पड़ेगा। अभी सिस्टम ही ऐसा हो गया कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो उसके अलावा उनको कुछ दिखता ही नहीं है। कंपटीशन का ज़माना, हर पेरेंट सोचता है मेरा बच्चा कलेक्टर बने, कमिश्नर बने, जो भी डॉक्टर इंजीनियर बने। बिल्कुल सही कहा, कंपटीशन का ज़माना है। पर मैं सोचता हूँ कि हर एक बच्चे की अपनी क्षमता है। बिल्कुल सही कहा। और उसी अनुसार मतलब उसको विकसित होने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, उसमें उसे अवसर भी देना चाहिए। हाँ, उसे अवसर देना चाहिए और उसमें मतलब माता पिता की भूमिका के साथ साथ शिक्षक और समाज के गणमान्य नागरिकों की या समाज के पदाधिकारियों की विशेष भूमिका है कि उन्हें अपने समाज के बच्चों में क्या प्रतिभा है उसको विकसित करने के लिए मौका देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। आर्थिक सहायता भी देनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से आपने अपनी अंतिम बातें रखी है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट महारथी के माध्यम से, वो एक सामाजिक संदेश भी उसे कहा जा सकता है। आपने इस सेगमेंट का आप हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह समाज का मार्गदर्शन करते रहे। आप चाहते हैं कि और भी कुछ युवा लोग आपके मार्गदर्शन में काम करते हैं, किस तरह काम करते हैं? अभी विगत 5 वर्षों से जी हमारे परम मित्र चंद्रकांत कुंजीर चंदू भैया के नेतृत्व में, मराठा नवनिर्माण सेना के नेतृत्व में जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। जो बच्चे, मैं गरीब तो किसी को नहीं कहूँगा जी, पर उनको कॉपी किताबें बांटना जी, उनको स्कूलों की फीस भरना जी, और इस प्रकार के प्रयास चल रहे हैं। बिल्कुल कि बच्चे हमारे स्कूल जाएं और पढ़ें और खेलकूद और कला के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, जिसमें जो भी टैलेंट है उसको विकसित करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। तो भविष्य में हमें अच्छा प्रतिसाद मिलेगा, इसलिए मैं सभी हमारे सामाजिक बंधुओं से निवेदन करूंगा कि वे अपने बच्चों को
मतलब पूरा मौका दे जी विकसित होने का। बिल्कुल मिलिंद जी, आपने जिस तरह से चंद्रकांत कुंजीर जी का नाम के लिए बाकायदा मुझे इशारा किया और ये कहा कि ये हमारे आने वाले कर्णधार है, जो हम करते थे कहीं ना कहीं वो बात चंद्रकांत कुंजीर जी में आप देखते और उनको आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते। बस यही सीनियर्स का योगदान कहा जाएगा। युवाओं को यदि आगे बढ़ाना है, युवा आप जैसे वरिष्ठ लोग चाहते हैं कि नए लोग समाज सेवा में आएँ, तो उनको आपको समय समय पे मोबिलाइज करना पड़ेगा। जिस तरह से आपने एक अनूठे अंदाज में उनके नाम के लिए मुझे इशारा किया और कहा कि चंद्रकांत कुंजीर की ओर देखिए और ये आपकी उम्मीद रहेगी समाज सुधार की दिशा में। आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।